गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोलैरिटी के बारे में। ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया है जब हमने आईवी फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं शॉक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं या फिर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो जब तक हमारे ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये शॉक मैनेजमेंट है या फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी है या फिर सोडियम की पैथोफिजियोलॉजी है, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। इसलिए आज कोशिश करूंगा ऑस्मोलैरिटी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर से बहुत से डिसीज़ की प्रोसेस हमको समझ में आती है और बहुत सारे ड्रग्स कैसे काम करते हैं वो भी समझ में आते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या है। तो अगर एक चेम्बर है जिसके बीच में आपने अगर समझो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो किसी एक चीज़ को अक्रॉस पास करने में अलाउ करती है और दूसरे चीज़ को नहीं करती है। तो वो चेम्बर के इसमें अगर समझो एक साइड में आपने डाल दिया वाटर और उसमें बहुत सारा आपने डाल दिया सोडियम, है ना। तो सोडियम क्लोराइड जैसे नमक डाल दिया। अब मैंने इसको सोडियम के मॉलिक्यूल्स इसको हम समझते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया आपने एक साइड में, और दूसरे साइड में आपने पानी डाला है जिसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी कम है, मतलब उसमें थोड़ा आपने कम नमक डाला है। अगर समझो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सिर्फ पानी के मूवमेंट को अलाउ करती है लेकिन सोडियम के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। मतलब ये पानी इस चेम्बर से इस चेम्बर में ऐसे ट्रैवल कर सकता है लेकिन सोडियम के मॉलिक्यूल्स ये जो पोर्स है इसके थ्रू नहीं जा सकते। अगर ऐसे मेम्ब्रेन ये पार्टीशन में हमने डाल दिया है तो क्या होगा? क्या पानी यहाँ से अब बहेगा? नहीं। इस कंडीशन में पानी लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में कम है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज़्यादा है तो ये सोडियम पानी खींचेगा अपने तरफ। और ये कब तक होगा? जब तक के दोनों तरफ का सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर हम ये चीज़ को अगर थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, इस साइड का पानी का लेवल और बढ़ गया और इस साइड का और कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का जो सोडियम, यहाँ पे जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इसने यहाँ का पानी खींच लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे बॉडी में बहुत सारी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। हमारा जो जीआईटी ट्रैक है वो सेमी परमिएबल है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जो भी सिस्टम बॉडी में है उसमें ये ऑस्मोसिस काम करता है। और अगर ये कंसेप्ट काम अपने को समझ में आ गया ये कैसे काम करता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पानी खींचने की ताकत रखते हैं इस हिसाब से, इस प्रोसेस के जैसे, उसको हम कहते हैं ऑस्मोल्स। तो अगर ये सोडियम, ये पानी यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसको रोकने के लिए समझो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया ये साइड में ऐसे, और इसके ऊपर अगर मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया तो धीरे धीरे पानी का मूवमेंट इस साइड में आने लगेगा। और जितना पानी इधर में मूव हुआ है उतना पानी वापस लाने के लिए जितना प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर देके हम ऑस्मोसिस का जो इफेक्ट है उसको कम कर रहे हैं, इसी को हम आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में काम आता है। तो ये जो पावर के साथ में इसको खींच रहा है, पानी को खींच रहा है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब जितना ये सोडियम इस साइड में ज़्यादा, उतना उसको पानी को खींचने की ताकत ज़्यादा रहेगी, उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो जो इसका घनत्व है, मतलब पर लीटर में जितना सोडियम का या फिर ऑस्मोल्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, है ना। मतलब जितने ऑस्मोल्स 1 लीटर में है उसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पर एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इसको बाकी सारे इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को समझ जाएंगे। तो हमने समझा कि अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है
तो पानी एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाएगा, लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। इवन अगर आपका पानी इस चेंबर में कम है फिर भी पानी इस साइड से इस साइड में जाएगा। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इसमें जो पानी खींचने की ताकत रखते हैं जो कण, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमने समझा था सोडियम, तो उनको कहते हैं ऑस्मोल्स। ये प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी भाषा में, इसको अगर दूसरी भाषा में बोले कि जिस ताकत से पानी खींच रहा है, ये ऑस्मोल जिस ताकत से पानी को अपनी तरफ खींच रहा है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि जितना प्रेशर इधर से इधर जा रहा है उतना ही प्रेशर आपको लगेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो जिस ताकत से ये ऑस्मोल्स पानी अपनी तरफ खींच रहा है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोल्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम समझा है, उसका जो पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे का समझना आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड कीजिए और पहले से समझिए। चेंबर में दो तरह के लिक्विड भरे हुए हैं जिसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑस्मोल्स है, मतलब ऑस्मोलैरिटी दोनों की अलग अलग है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने बोला था सोडियम है, तो यहाँ पे समझिए सोडियम है, साथ में एल्ब्यूमिन है और ग्लूकोज है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है दोनों फ्लूइड का। वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे तैयार होगा। फॉर एग्जांपल ये इसकी पानी खींचने की ताकत अलग है, इसकी पानी खींचने की ताकत अलग है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है। इसके ऑस्मोल्स का कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर मतलब ऑस्मोलैरिटी अलग है, इसकी ऑस्मोलैरिटी अलग है। तो ये जो ग्रेडियंट क्रिएट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसको बोलते हैं टोनिसिटी, है ना। ये एक अलग कंसेप्ट है। टोनिसिटी का हमको बस इतना पार्ट समझना है कि जब आप दो फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को कंपेयर करते हैं, है ना, पानी खींचने की ताकत को कंपेयर करते हैं, तो जिसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड, है ना, और जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब कम है मतलब किससे कम है, तो यूजुअली हम प्लाज्मा से कंपेयर करते हैं। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है 285 टू 295 ऑस्मोल्स पर लीटर। तो इतना प्लाज्मा को कॉन्सेंट्रेशन है। अगर समझो ये 285 के नीचे है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड है, और ये अगर 295 से ज़्यादा है या फिर 300 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड अगर आप देखेंगे 3% NS है, 3% NS में आप देखेंगे तो उसका ये ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी उसकी प्लाज्मा से ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी रही तो हो गया हाइपरटोनिक, और अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है तो वो हो गया हाइपोटोनिक। तो बॉडी में जब हम देखते हैं कि ब्लड आर्टरी में आया, आर्टरी से छोटे छोटे कैपिलरी वेन्स में गए, और हम अगर देखें तो सबसे पेरीफेरी में अगर हम देखें तो ये अपने ब्लड वेसल्स है। समझो इसके अंदर में ब्लड है ना, इसके अंदर में ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ब्लड के अंदर RBCs है और प्लाज्मा है, और उसके थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी चीज़ें जा रही है। उसके पास में होते हैं सेल्स, तो ये अगर उसके पास में अपना सेल्स है, ये सेल का न्यूक्लियस। तो जो सेल के अंदर का स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर स्पेस, और एनीथिंग विच इज आउट ऑफ सेल मतलब सेल के बाहर जो भी है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो जो सेल के बाहर का स्पेस है उसको हमने कहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, है ना। तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक जो सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ब्लड वेसल्स के अंदर है इसको हम बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर स्पेस, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमको समझनी है। सेल के अंदर के स्पेस को बोलेंगे हम इंट्रासेल्यूलर स्पेस, और जो भी सेल के बाहर है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस को हम बोलेंगे एक ब्लड वेसल्स के अंदर का स्पेस जिसको बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर स्पेस। वेस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स, तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस मीन्स जो भी स्पेस है सेल और कैपिलरीज या ब्लड वेसल के बीच में, ये स्पेस को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कंसेप्ट समझना अपने को जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोलैरिटी की, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया था, ये एक चेंबर हो गया इंट्रावेस्कुलर स्पेस जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है, प्लाज्मा है, और आपका प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी उसमें अंदर है। और ये है
इंट्रासेल्यूलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस, वो दूसरा चेम्बर है अपना समझिए, और इसके अंदर में भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑस्मोल्स है। तो इसमें जो पानी का एक्सचेंज होता है ना, उसके ऊपर बहुत सी प्रोसेस ऑफ डिसीज डिपेंड करती है। जैसे हमने बोला कि जो जो कण है जो पानी खींचने की ताकत रखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोल्स। तो ब्लड के अंदर के कौन से ऑस्मोल्स है? तो ब्लड के अंदर ऑस्मोल्स है मोस्टली सोडियम, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है अल्ब्यूमिन, और चौथा है यूरिया। तो ये जो ऑस्मोल्स है ये ब्लड के मेन ऑस्मोल्स है, और ये पानी खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, और इसी के ऊपर ये फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिपेंड करती है। तो जब ये ब्लड के अंदर ये चारों चीज़ें कम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से फ्लूइड शिफ्टिंग होती है। सोडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बॉडी में, हाइपरनाइट्रेमिया है, अगर समझो ये ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब हाइपरनाइट्रेमिया है, तो ये, और एज कंपेयर टू इंट्रासेल्यूलर स्पेस, तो यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट होगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, अगर ये समझो यहाँ का सोडियम कम हो गया, हाइपोनाइट्रेमिया है, तो पूरा फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट होगा। क्यों? ये प्रोसेस के कारण, ऑस्मोसिस के कारण। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि इंट्रासेल्यूलर स्पेस और एक्स्ट्रासेल्यूलर स्पेस दोनों की ऑस्मोलैरिटी एकदम इक्वल रहती है, 300 के करीब, जिसके कारण से इसमें फ्लूइड का जो शिफ्टिंग है वो मिनिमम रहता है। लेकिन पैथोलॉजिकल प्रोसेस में अगर इंट्रावेस्कुलर स्पेस की ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है डिसीज प्रोसेस के कारण या फिर ट्रीटमेंट के कारण, तो ये फ्लूइड का शिफ्टिंग हो सकता है। ग्लूकोज सिमिलरली, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहा तो वो भी पानी खींचने की ताकत रखता है, लेकिन ग्लूकोज जब भी बॉडी में आता है इंसुलिन के कारण बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसके कारण से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। ग्लूकोज कब प्रॉब्लम करता है? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह है इंसुलिन की डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 400 500, उस टाइम पे ग्लूकोज भी एक इफेक्टिव ऑस्मोल्स है और वो पानी खींचने की ताकत रखता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले बच्चे होते हैं उसमें डिहाइड्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रासेल्यूलर पानी खींच के ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस में लाता है और वो यूरिन में से निकल जाता है, इसलिए पेशेंट को पॉलीयूरिया भी रहता है और डिहाइड्रेशन के साथ में पेशेंट आता है। तीसरा है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्मोल्स में से एक है। अगर एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन इंट्रावेस्कुलर स्पेस में कम हो जाए तो अगेन इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और पानी पूरा इंट्रासेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट होगा। यूरिया पानी खींचने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन ये इफेक्टिव ऑस्मोल्स नहीं है, ये इसको इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीली इधर उधर डिफ्यूज हो सकता है। तो यूरिया को हम इस लिस्ट में से हटा देते हैं। तो अब हमारे पास बचे 3, सोडियम, ग्लूकोज और एल्ब्यूमिन। तो इसमें से ग्लूकोज हमने बोला कि सेल जल्दी से रीअपटेक कर लेता है, और एल्ब्यूमिन बाय एंड लार्ज एक्यूट प्रोसेस में डिरेंज नहीं होता। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑस्मोलैरिटी का जो माय बाप है वो है सोडियम। तो हर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी मोस्टली सोडियम के कारण होती है। जो हम फ्लूइड यूज करते हैं क्या उसमें भी कोई ऐसे ऑस्मोलैरिटी के ऊपर काम करते हैं? हाँ, हमने देखा मैनिटॉल फ्लूइड खींचने का कैपेसिटी रखता है। उसके अलावा एक ग्लिसरीन, उसके अलावा आपके कोलॉइड्स जो है, कोलॉइड्स में अगेन एल्ब्यूमिन आ गया, डेक्स्ट्रॉन आ गया, हिमैक्सिल आ गया, तो ये पॉलीस्टार्च आ गया। ये सारी चीज़ें ऑस्मोलैरिटी के ऊपर काम करती है, और ये आपकी बॉडी के जो जब आप इसको ब्लड में देते हैं, जब अगर आपने मैनिटॉल दे दिया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देता है और पानी खींचने का काम करता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, डेफिनेटली आप एल्ब्यूमिन बाहर से भी दे सकते हैं, है ना। तो ये फ्लूइड ऐसे है, एल्ब्यूमिन कोलॉइड का ही पार्ट है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैनिटॉल, ग्लिसरीन, कोलॉइड, ये सब ऑस्मोलैरिटी के ऊपर काम करते हैं। और जब इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता है, अगर आपने आईवी में लगा दिया, वो यहाँ पे आएंगे और सेल से पानी खींचने का काम करते हैं। ये ऑस्मोलैरिटी काम कहाँ पे करता है? बॉडी के सभी हिस्सों में ऑस्मोलैरिटी काम करता है। हमने ब्लड में समझा कि ऑस्मोलैरिटी कैसे काम करता है, उसी प्रकार से अगर हम समझे कि एक एक करके ऑस्मोल्स को समझते हैं,
अगर ये समझो कि इंट्रासेल्यूलर स्पेस है, ये आपका ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड जा रहा है, तो सोडियम हमने समझा था कि अगर सोडियम कम होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है, तो एज कंपेयर टू इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में सोडियम कम है तो पानी हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया में पानी इंट्रावेस्कुलर स्पेस में से निकल के इंट्रासेल्यूलर स्पेस में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सेल का आकार बढ़ जाता है। और इसी कारण से जब हम देखते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया जब हुआ है तो बोलते हैं कि सेरिब्रल इडिमा होने के चांसेस है। अब सेरिब्रल इडिमा होने के कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब सेरिब्रल इडिमा होने के कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर फंसा हुआ है, आजू बाजू से कवर्ड है, तो उसको एक्सपांड होने के लिए स्पेस नहीं है। जब भी ब्रेन का इडिमा होगा, सेरिब्रल इडिमा होगा, उसको फैलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा और उसके कारण से डैमेज तो होगा ही, ब्रेन का डैमेज तो होगा ही, लेकिन साथ में जो ब्रेन स्टेम है वो हर्निएट होके वो रेस्पिरेटरी सेंटर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कार्डियक सेंटर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, और जिसके कारण से पेशेंट ब्रीथलेस हो सकता है या फिर अरेस्ट में भी जा सकता है। तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कॉम्प्लिकेशन इस तरह से होते हैं हाइपोनेट्रीमिया में, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया में से जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर शिफ्ट होता है हर जगह, ऐसे नहीं कि ब्रेन में ही होता है, वो हर जगह जाके जो फ्लूइड है हाइपोनेट्रीमिया के कारण सेल के अंदर जाने लगता है, और उसके कारण से मेन इफेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, क्योंकि ब्रेन आजू बाजू से स्कल से घिरा हुआ है, जिसके कारण से उसको एक्सपेंशन को जगह नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हाइपरनेट्रीमिया है, अगर समझो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ज़्यादा है ना, तो इसमें अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये फ्लूइड खींचेगा सेल के अंदर से, है ना, और ये फ्लूइड खींच के इसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, इसकी इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट रहते हैं, अगर समझो पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हुआ है लेकिन सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा है, तो पानी खींचेगा सेल के अंदर से, और क्योंकि इंट्रावेस्कुलर स्पेस में पानी मेंटेन हो रहा है, उसके पल्स ठीक लगेंगे, उसका बीपी ठीक आएगा। लेकिन इस केस में जो डिहाइड्रेशन है वो इंट्रासेल्यूलर है, वो सेल का पानी उसने खींचा है, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। तो ये ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं होते। बच्चे की पल्स अच्छी लगेगी, सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन फ्लूइड सेल के अंदर का डिहाइड्रेट हुआ है। तो इसमें आपको जब आप फ्लूइड देंगे और इसका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलाइज होगा, तो फिर से फ्लूइड सेल के अंदर जाके सेल रिहाइड्रेट होगा, उसका हाइड्रेशन फिर से मेंटेन होगा। तो हाइपरनाइट्रेमिया में फ्लूइड सेल के अंदर से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आता है, और समझो ये ब्रेन में से भी फ्लूइड खींच रहा है ना, ये समझो ब्रेन का सेल है, तो ये फ्लूइड खींच रहा है, तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो जब भी हाइपरनाइट्रेमिया होता है सेल श्रिंक होने लगता है। तो अगर क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया, बहुत दिनों से हाइपरनाइट्रेमिया चल रहा है, तो सेल श्रिंक हो रहा है, तो बॉडी उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर कुछ ऑस्मोल्स खुद जनरेट कर लेती है ना, इसको बोलते हैं इडियोपैथिक ऑस्मोल्स। वो क्यों करता है? ताकि ये पानी का जो मूवमेंट है इसको रोक दिया जाए, अदरवाइज सेल डैमेज होके, सेल श्रिंक होके डैमेज हो जाएगा। तो ये क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया में अपने अंदर ही कुछ ऑस्मोल्स तैयार कर लेता है पानी को, मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। अब समझो ऐसा क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया का पेशेंट आपके पास आया, उसने ऑलरेडी अपने अंदर ऑस्मोल्स जनरेट करके रखे हैं ताकि ये बैलेंस मेंटेन रहे। अब आपने क्या किया, उसको हाइपरनाइट्रेमिया करेक्ट कर डाला, है ना। तो अगर आपने इसका हाइपरनाइट्रेमिया करेक्ट कर डाला तो अभी क्या हो गया, इसका ऑस्मोलैरिटी कम होगी और इसकी अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपने अंदर में कुछ सेल के अंदर ही कुछ इडियोपैथिक ऑस्मोल्स तैयार कर लिए। तो ये पानी इसके अंदर शिफ्ट होने लगेगा और सेल को स्वेलिंग होकर इडिमा आ जाएगा। इसलिए जब भी क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया है तो उसका करेक्शन आपको एकदम स्लो करना होता है। इसलिए बोलते हैं कि क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया का करेक्शन बहुत स्लो करो, और हम हर 6 घंटे में या 12 घंटे में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं कि कोई बहुत रैपिडली तो फॉल नहीं हो रहा। अगर आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत रैपिडली फॉल हो गया तो पूरा फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिया है कि 24 घंटे में 12 मिली इक्विवेलेंट से सोडियम कम नहीं होना चाहिए,
इसलिए हम बार बार सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन चेक करते रहते हैं। सोडियम का करेक्शन उसको हमको बहुत ग्रेजुअली देना है। ऐसे ही अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो सेल के अंदर फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हाइपो एल्ब्यूमिनिया के पेशेंट होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन की लेवल कम है, उनका बीपी कम हो जाता है क्योंकि पूरा फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हाइपो एल्ब्यूमिनिया के पेशेंट में भी सेल के अंदर का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि पूरा फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो जब सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो ईडिमा आता है। ये ईडिमा हमको बॉडी पे ईडिमा के रूप में भी दिखता है। हम देखते हैं कि बहुत बच्चे के पैर सूजे हुए होते हैं, आंखों पे स्वेलिंग आई हुई होती है, असाइटिस रहता है, क्योंकि ये फ्लूइड शिफ्ट होके जितनी भी बॉडी कैविटी है उसमें जमा होने लगता है ना। क्योंकि पानी को अंदर में पकड़ के रखने के लिए, उसकी मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर एल्ब्यूमिन भी होना जरूरी है। तो जब एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो नसों में से लीक होके पानी पूरा पेट में जमा हो जाएगा तो बच्चे को असाइटिस हो जाएगा। लंग्स में जमा हो जाएगा तो उसको हम पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन के रूप में देखेंगे। तो एल्ब्यूमिन भी, हाइपो एल्ब्यूमिनिया में भी ये डिफेक्ट दिखता है हमको। के बारे में तीसरा ऑस्मोल से हमारा इंपॉर्टेंट है सोडियम और एल्ब्यूमिन के बाद में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे मैंने बताया नॉर्मली जैसे ही ब्लड में आया पूरा सेल्स उसको ले लेते क्योंकि वो मेन सोर्स है कैलोरीज का। इसलिए वो नॉर्मली अगर आपने समझो 10% डेक्सट्रोज लगा भी दिया पेशेंट को या फिर आपने डीएनएस लगाया उसमें से ग्लूकोज जा रहा है, उसको ऑस्मोलैरिटी इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके जो अंदर का ग्लूकोज है वो सेल्स फटाफट अपटेक कर लेते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और ये ग्लूकोज का अपटेक डिफेक्टिव है तो ब्लड के अंदर का ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 400 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम %, जिसके कारण से यहाँ का जो ऑस्मोलैरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगेन ये फ्लूइड को अपने तरफ खींचेगा। तो अगर इसमें हाइपरग्लाइसीमिया में फ्लूइड का शिफ्टिंग होगा इंट्रासेल्यूलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। इसलिए जब आप इसको करेक्शन देते हैं, है ना, तो आप उसको आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। तो फिर जब इसके अंदर का ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होने लगता है, जैसे ही आप ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लाते हैं इंसुलिन देके, तो फ्लूइड फिर से सेल के अंदर जाके सेल के इंट्रासेल्यूलर डिहाइड्रेशन को करेक्ट करता है। अगर हम समझे कि इसके अंदर 2 ऑस्मोल्स है जो पानी को खींच के रख रहे हैं, एक है ग्लूकोज क्योंकि उसका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, दूसरा है सोडियम। तो बाय एंड लार्ज सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो नॉर्मल की तरफ रहता है जब आपका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो ऑस्मोलैरिटी को पकड़ के रख रहे हैं। अगर आप ग्लूकोज को कम करना चाहते हैं तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली आपका सोडियम बढ़ना चाहिए, है ना। अगर समझो ग्लूकोज भी कम हो रहा है और सोडियम भी कम हो रहा है तो अगेन ये इसके अंदर क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और पूरा पानी सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट करना है तो जैसे जैसे आपका ग्लूकोज कम होता है वैसे वैसे आपका सोडियम बढ़ना चाहिए, तभी उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी और सेरेब्रल एडिमा होगा नहीं। तो ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हम उसको आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब डीएनएस या हाफ डीएनएस या फिर नॉर्मल सलाइन। अगर उसका शुगर अभी भी ज्यादा है तो नॉर्मल सलाइन देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे ग्लूकोज कम हो रहा है वैसे वैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा बढ़े। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया, समझो आपने आइसोलेट पी दे दिया, है ना, अगर आपने आइसोलेट पी या 5% दे दिया तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। तो जैसे ही ये दोनों चीजें कम होगी इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और इसके अंदर का सोडियम और ग्लूकोज कम हो गया तो पानी पूरा का पूरा सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। तो इसलिए जब आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली अगर शॉक का पेशेंट है, पेशेंट शॉक में या लो बीपी में आया, आपने इसको हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया, पूरा भर भर के उसको 5% डेक्सट्रोज दिया, आइसोलेट पी दिया, तो पूरा फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पकड़ने के लिए ताकत ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा फ्लूइड देना पड़ेगा जो प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी का है। प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड। तो हमें एक आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा। समझते हैं कि कोई पेशेंट अगर शॉक में है या फिर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, अगर एक पेशेंट समझो डिहाइड्रेशन और शॉक के साथ में आया है तो सेल के अंदर का भी डिहाइड्रेशन हो गया है, क्योंकि बहुत देर से अगर फ्लूइड बच्चे के शरीर में कम है, डायरिया का पेशेंट है जिसके कारण से पेशेंट डिहाइड्रेशन में आया है, तो इसको सबसे पहले आपको ऐसा फ्लूइड देना पड़ेगा जो इसके थ्रू जा सके और सेल के अंदर भी जा सके। मतलब जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो इंटरवैस्कुलर स्पेस है उससे ट्रैवल करके इंट्रासेल्यूलर स्पेस में चला जाए।
तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो फ्रीली डिफ्यूज होता है, उसको कहते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स मतलब जब कोई सॉल्ट डिजोल्व होता है तो उसको हम जब फ्लूइड के अंदर के उसको जब डिजोल्व होता है तो उसको हम क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, या फिर आपका DNSRL बोल सकते हैं। तो ये क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है, इसका फ्री मूवमेंट होता है। तो जब भी डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो सबसे पहले हम बोलस लगाते हैं नॉर्मल सलाइन के RL का। क्यों? क्योंकि जब ये आप क्रिस्टलॉइड्स देते हैं तो ये फ्लूइड सेल के अंदर बराबर से डिफ्यूज होता है। आपने यहाँ पे फ्लूइड आया तो वो यहाँ से भी आएगा और फिर यहाँ से भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो फ्रीली डिफ्यूज हो रहा है। क्रिस्टलॉइड ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्रीली डिफ्यूज होकर सेल के अंदर जा सकते हैं, तो वो सब तरफ हाइड्रेशन को करेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर समझो आपने स्टार्टिंग में ही जैसे ही पेशेंट डिहाइड्रेशन में है कि आपको लगा कि नहीं इसका मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ाना है, और आपने पहले ही इसमें उसको कोलॉइड्स दे दी। कोलॉइड्स मतलब ऐसा फ्लूइड जो सिर्फ इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर ही रहता है, वो इसके परमिएबल नहीं है ना। तो अगर समझो आपने उसको डेक्स्ट्रन दे दिया या फिर हिमैक्सिल दे दिया, तो जैसे ही आपने इसको हिमैक्सिल दिया, इसकी ऑस्मोलैरिटी, इंट्रावेस्कुलर स्पेस की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो अब ये फ्लूइड, जैसे मैंने बोला कि ये कोलॉइड्स तो इसके थ्रू सेल में नहीं जा रहे, वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ही ये रहेंगे, डिफाइन रहेंगे, उसको इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बाहर नहीं जा रहे। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई और ये सेल में से पानी खींचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कंपार्टमेंट में, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही फिक्स है, तो पानी खींचना शुरू कर देगा। तो जो सेल ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है वो और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से पहला जो फ्लूइड है डिहाइड्रेशन में, वो कभी भी कोलॉइड नहीं रहता, वो आपको हमेशा क्रिस्टलॉइड ही देना। डिसीज प्रोसेस ही अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंगू देखें तो डेंगू में कैपिलरी लीक्स होते हैं, है ना। तो ये जब भी आप फ्लूइड देते हैं वो लीक कर जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड लीक होके इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि आसाइटिस रहता है, पल्मोनरी एडिमा रहता है, प्लूरल इफ्यूजन रहता है। तो इसमें आप जो भी चीज़ें देते हैं वो यहाँ से लीक करती रहती है। इसलिए हमको जब ये चीज़ें लीक हो जाती है तो इसका जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है, वो प्लाज्मा का लेवल है, वो कम होने लगता है। तो इसलिए हम बार बार उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर समझो ये लीकी फेज है तो अभी भी जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का प्लाज्मा के अंदर का जो वाटर है वो ये इसमें सेल में से, सेल ये गैप में से इंट्रावेस्कुलर जो लाइनिंग है उसके अंदर गैप क्रिएट हो जाता है डेंगू में, जो जिसके कारण से प्लाज्मा यहाँ से लीक करते रहता है। तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमको ज़्यादा दिखेगा। कब तक? जब तक कि ये प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाती। एक बार ये प्रोसेस स्टॉप हो गई, ये यहाँ का जो लीकी फेज है वो ओवर हो गया, तो फिर आपका हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो इस ट्रीटमेंट में, इसके ट्रीटमेंट में आपको स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स क्रिस्टलॉइड देना है। अगर उसी से हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मलाइज हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको कभी कभी इसमें कोलॉइड्स देने पड़ते हैं ताकि इंट्रावेस्कुलर स्पेस मेंटेन रहे और बीपी आपका मेंटेन रहे। तो कोलॉइड के अगर डेंगू के ट्रीटमेंट में आपका क्रिस्टलॉइड से मैनेजमेंट नहीं होता तो आपको कोलॉइड देना होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अल्ब्यूमिन का रोल नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्ब्यूमिन दिया और समझो अल्ब्यूमिन भी यहाँ से लीक करके इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँच गया, तो नॉर्मली अल्ब्यूमिन इंट्रावेस्कुलर स्पेस से बाहर नहीं जाता, है ना, इसलिए हम उसको कोलॉइड कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कोलॉइड बहुत ज़्यादा, अगर वो लीक की फेज बहुत ज़्यादा है तो कुछ अल्ब्यूमिन जाके यहाँ पे भी आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ जाता है। अब वो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो फ्लूइड रिटेन करेगा और उसके कारण से ये फ्लूइड वापस इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आने में टाइम लगता है और पेशेंट की रिकवरी डिले हो सकती है। पेशेंट को एडिमा काफ़ी देर तक के बॉडी पे रह सकता है ना। तो इसलिए डेंगू के ट्रीटमेंट में अल्ब्यूमिन बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, अनलेस आपका यहाँ का अल्ब्यूमिन का लेवल बहुत कम है। अल्ब्यूमिन के यूज़ को आपने कॉशियसली मॉनिटर करना चाहिए कि इसमें देना है या नहीं देना है। क्या ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस सिर्फ ब्लड वेसल्स और सेल के बीच में ही होती है? नहीं, ये बॉडी में हर जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि ये यूरिनरी ट्रैक है ना, और ये इसका यूरिनरी ट्रैक का लाइनिंग है, उसके पास में ही ब्लड वेसल्स है, तो जो यूरिन का एब्जॉर्बेशन है, यूरिन में से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पूरे सेल्स जो होते हैं उसके अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं,
तो बॉडी जब सोडियम यूरिन में को एब्जॉर्ब करती है तो साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो जब यूरिन बनता है तो उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना यूरिन हम करेंगे तो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो बॉडी वाटर को रिटेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाती है और उसमें एक आता है सोडियम चैनल्स। तो सोडियम चैनल में से जब सोडियम यूरिन के अंदर से ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है इस डायरेक्शन में, जब सोडियम इस डायरेक्शन से ब्लड के अंदर आता है तो अपने साथ में बहुत सारा वाटर भी लेके आता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी यहाँ की बढ़ जाती है ना, और ऑस्मोलैरिटी बढ़ने के कारण वो पानी को खींचता है अपने तरफ। तो जब आप डायूरेटिक देते हैं तो आप इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा सोडियम का मूवमेंट बंद हो जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहेगी, वो पूरा यूरिन बाहर आएगा। सिमिलरली जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, समझो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 180 से ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज फिर यूरिन में आने लगता है ना। तो यहाँ पे जैसे ही यूरिन का ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये ग्लूकोज फिर ज़्यादा पानी रिटेन करके रखता है यूरिनरी ट्रैक में, और जिसके कारण से पॉलीयूरिया होता है। तो जो डायबिटिक में पॉलीयूरिया होता है वो बेसिकली ग्लूकोज यूरिन में आने के कारण होता है। जैसे ही ग्लूकोज यूरिन में आता है वो बहुत सारा पानी अपने साथ में खींच के लेके आता है, और जिसके कारण से यूरिन ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा क्या जीआईटी में भी होता है? हाँ, ऑस्मोसिस जीआईटी में भी काम करता है। समझो ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन है और ये इसके इंटेस्टिनल ल्यूमेन के लाइनिंग है, उसके पास में कैपिलरीज होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर तरफ कैपिलरीज फैले हुए होते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन के अंदर से आते हैं वो सेल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, इसी में से ग्लूकोज और सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। तो जब आप ओआरएस देते हैं, ओआरएस जब आप देते हैं तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इसमें से, जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हमने दिया हुआ है ओआरएस में। तो जैसे ही ओआरएस आता है ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, और ग्लूकोज के साथ में सोडियम और वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार से जब आप ओआरएस देते हैं तो हाइड्रेशन मिलता है बॉडी को। जो ओआरएस है वो साथ में ग्लूकोज और सोडियम का जो लेवल उन्होंने स्पेसिफिक दिया है उतने लेवल पे आप जब लेते हैं तो उसके साथ में वाटर भी पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। इसलिए प्लेन वाटर देने से अच्छा ओआरएस देना है, क्योंकि वो ग्लूकोज सिम्पोर्ट के साथ में वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या ऑस्मोलैरिटी लंग्स में भी काम करती है? हाँ। तो जैसा हमने समझा कि ये समझो अल्वियोलाई है और इसके पास में ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होते रहता है। तो अगर समझो इसके अंदर का सोडियम कम हो गया तो क्या होगा? फ्लूइड यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, तो आपके अल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, है ना। समझो यहाँ का अल्ब्यूमिन कम हो गया तो भी फ्लूइड शिफ्ट होके पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। तो इस प्रकार से लंग में भी ऑस्मोलैरिटी काम करती है। अगर समझो क्या उल्टा हो सकता है, अगर समझो कोई पेशेंट कोई पानी में डूब गया, है ना, समझो कोई समंदर में डूब गया, तो समंदर के पानी की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है ना, तो उसके लंग्स में पानी भर जाएगा। कौन सा पानी? समंदर का पानी। तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अब जब इसके अंदर समुद्र का पानी है और इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो ये पानी खींचेगा। कहाँ से खींचेगा? ये ज़्यादा पानी खींचेगा ब्लड वेसल के अंदर से, है ना। तो पल्मोनरी एडिमा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा डैमेज करेगा। पानी खींचने के कारण यहाँ का सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। उल्टा अगर कोई फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है ना, नदी के पानी में या कुएं के पानी में डूबता है, तो यहाँ का हाइपोटोनिक फ्लूइड हो जाएगा, यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स में फ्लूइड आने के कारण उसका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो आप अगर उसका सोडियम का लेवल देखोगे तो वो कम आएगा। तो इस प्रकार से ये लंग्स में भी आपका ऑस्मोसिस काम करता है। और कहीं पे ऑस्मोसिस काम करता है, जैसे आप मैक्सेल्फ लगाते हैं, अगर किसी कारण से एडिमा हुआ है तो आप उसको मैक्सेल्फ और ग्लिसरीन का ड्रेसिंग करते हैं, तो ये ग्लिसरीन भी ऑस्मोसिस पे ही काम करता है, वो पानी को खींचता है, जिसके कारण से स्वेलिंग कम होती है। जब आप नॉर्मल सलाइन का नेबुलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मल सलाइन का नेबुलाइजेशन भी इसी प्रकार से काम करता है। एडिमा को, जो एयरवे है उसके एडिमा को कम करता है, और एडिमा को कम करने के कारण जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा, जो उसका एडिमा है वो कम हो जाता है, काम करता है। अगर समझो ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर आपके आरबीसीज है,
तो अगर समझो आपने हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया इसके अंदर, है ना, तो एक तो हमने देखा कि जो बाकी के लाइनिंग है, बाकी सेल्स है, उसमें भी काम करता, ब्लड वेसल्स पे भी इसका असर पड़ता है। अगर समझो ये हाइपोटोनिक फ्लूइड आपने दे दिया, आपने 5% फ्लूइड दे दिया और इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम हो गई, तो ये फ्लूइड पूरा सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये सेल का साइज बढ़ जाएगा और उसके बाद में वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड में रेड ब्लड सेल्स का साइज बढ़ के वो फूट सकते हैं, है ना, फूटेंगे तो फिर उसमें का पूरा पोटेशियम बाहर आ जाएगा। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड डेंजरस है। अगर आपने समझो हाइपरटोनिक फ्लूइड दे दिया, जैसे उसको आपने 3% NaCl दे दिया और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन 170, 160, 180 हो गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी सेल के बाहर खींचेगा और सेल श्रिंक होके ऐसा हो जाएगा। तो सेल जब श्रिंक होता है तब भी उसका फंक्शन डिरेंज होता है। इसलिए जो टाइट रेंज ऑफ ऑस्मोलैरिटी हमने देखी है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं है तो सेल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अगर ये ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट आपको समझ गया तो आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और शॉक ट्रीटमेंट, शॉक की पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ सकेंगे।